हे गाइस व्हाट्स अप। तो क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप कि जैसे भी हो बहुत सही हो। तो दोस्तों, आज की जो ये कहानी है ये बहुत ज़्यादा वियर्ड और मतलब आपको सोचने में मजबूर कर देगी कि क्या रियलिटी में सच में ऐसा होता है। हमारी दुनिया में ऐसी कुछ चीज़ भी एग्जिस्ट कर सकती है, हमारे हमारे खुद के साथ ऐसा कुछ हो सकता है। अभी मैं ढंग से बता भी नहीं पा रहा क्योंकि मेरे ख्याल से आप समझोगे नहीं, और अगर सब कुछ समझना है तो हमें शुरू से शुरू करना पड़ेगा। एंड द वीडियो स्टार्ट्स इन 3, 2 and 1। मैं एक गैस स्टेशन में काम करता हूँ, रूरल पेनिसिल्वानिया में। ये काम थोड़ा बोरिंग है लेकिन काफ़ी इजी है और पैसा भी ठीक ठाक ही मिल जाता है। कुछ हफ्ते पहले एक नया लड़का आया था काम पर। लेट्स जस्ट कॉल हिम जेरेमी। जेरेमी थोड़ा अजीब था। उसकी एज लगभग 25-26 साल की होगी, लेकिन वो मुश्किल से ही बात करता था और उसकी हंसी तो बहुत ही ज़्यादा क्रीपी थी। मेरे बॉस और मैंने दोनों ने ये नोटिस किया था, लेकिन क्योंकि उसके काम में कोई इशू नहीं था तो हम उसको कुछ कह भी नहीं सकते थे। कस्टमर्स ने कभी कंप्लेंट नहीं करी उसके खिलाफ और उसका काम भी काफ़ी अच्छा था। वो नॉर्मल टाइम पे सारी चीज़ें करता था। लेकिन ये सब कुछ हफ्ते पहले तक ही था, क्योंकि कुछ हफ्तों पहले ही हमारे गैस स्टेशन से कुछ चीज़ें मिसिंग होना शुरू हो जाती है। अब हर दुकान में एम्प्लॉय थेफ्ट का इशू हो सकता है, लेकिन यहाँ तो एक वक्त में सिर्फ एक ही बंदा ड्यूटी पर होता था, क्योंकि हमारा गैस स्टेशन थोड़ा छोटा है। तो लगभग 2 हफ्ते पहले मेरे बॉस ने नोटिस करा कि मोटर ऑयल कम हो रहा है। पहले तो सिर्फ कुछ कंटेनर्स ही गायब हुए थे, फिर पूरा शेल्व्स और फिर बैक रूम्स के बॉक्सेस तक गायब होने लगे। और फिर ये बात इतनी बढ़ गई कि अगले ही दिन पूरे शिपमेंट जिसमें पूरा ऑयल के पूरे बॉक्स आते थे वो ही गायब होने लगा। और ये सारी चीज़ें होती सिर्फ तब जब जेरेमी शिफ्ट पर होता था। मेरे बॉस ने उस रात की, जब जेरेमी शिफ्ट पर हुआ करता था, तब की सिक्योरिटी टेप्स भी चेक करी। जो सीसीटीवी होता है उसकी जो टेप्स थी वो सारी चेक करी कि कहीं तो आएगा जेरेमी कहीं चोरी करता हुआ, वो जो पूरा ऑयल कंटेनर्स है वो उनको गायब करता हुआ कहीं तो दिखेगा। लेकिन टेप्स में कुछ भी दिख नहीं रहा था। नॉर्मल था कि जेरेमी आता था, जब उसका टाइम होता था वो चेक इन करता था और फिर पूरे टाइम वहीं पे रहता था और फिर चेकआउट करके चला जाता था। लेकिन उसके जाते ही अगले ही दिन फिर से एकदम से ऑयल गायब हो जाता था। मेरे बॉस यूजुअली वो टेप्स घर ले जाते थे ताकि चोरी पकड़ सके, लेकिन कल उनकी बेटी का सॉफ्टबॉल मैच था तो उन्होंने मुझसे बोला कि मैं उनकी जगह टेप्स देख लूँ। मेरे बॉस ने ओवर टाइम के लिए कैश ऑफर करा कि तुम ओवर टाइम कर रहे हो तो एक काम करो, ये लो पैसे ले लो अंडर द टेबल। तो ऑब्वियसली मैंने भी हाँ कर दी। हमारे स्टोर में 3 कैमराज लगे हुए हैं, तो उसमें से 3 अलग टेप्स मुझे दिए गए चेक करने के लिए। मुझे पता था कि रात लंबी होने वाली है, लेकिन मैं वैकेशन के लिए पैसे सेव कर रहा था तो पैसे की ज़रूरत भी थी। अब मैं इन सारी टेप्स को घर ले आता हूँ, एक पुराने वीसीआर में लगाता हूँ और बैठ जाता हूँ सारी टेप्स देखने के लिए। अब टेप शुरू होती है 2 दिन पहले की, जब जेरेमी लास्ट टाइम शिफ्ट पे था। उसने शाम के 4 बजे ड्यूटी स्टार्ट करी। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। उसने अपने ड्रॉर के पैसे गिन लिए, उस लड़की से शिफ्ट लिया जो उससे पहले काम कर रही थी, और फिर कस्टमर्स का वेट करने लगा। 4:03 पर पहली कस्टमर आती है। इनका नाम था मिसिस टेम्पल्टन, जो एक रेगुलर कस्टमर थी। उसने अपने सिगरेट्स और न्यूज़पेपर उठाए और $20 नोट से पेमेंट करी। अब तक सब कुछ नॉर्मल था। अब अगला कस्टमर आता है जो कि रॉन था। वो भी हफ्ते में एक आध बार हमारे यहाँ पे आता है और अपने मोटर बाइक में ऑयल भरवाता है। अब वो आता है, वैसे सेम ऑयल भरवाता है और उसके बाद वो एक बैग बीफ जर्की लेता है और अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करके वहाँ से चला जाता है। उसके बाद एक आदमी आया जिसके सर पे काउबॉय हैट थी। मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन गैस स्टेशन पर वैसे भी काफ़ी अजीब लोग आते रहते हैं तो मुझे कुछ भी अजीब नहीं लगा। उसने $40 का डीजल डलवाया, एक $100 का नोट दिया और चला गया। अब मैं पीछे बैठ गया था और मेरे को ना जवाई आने लग गई थी, मतलब नींद आने लग गई थी, क्योंकि ये काम करना जितना बोरिंग है, ये ड्यूटी करना जितना बोरिंग है, उसको किसी और को करते हुए देखना उससे भी ज़्यादा बोरिंग है, जो भी मैं कर रहा था। लेकिन मेरे बॉस का ऑफर इतना तगड़ा था, वो पैसे इतने ज़्यादा थे कि मैं वापस से बैठ जाता हूँ और टेप्स देखना शुरू करता हूँ। सच बताऊँ तो सब कुछ नॉर्मली चल रहा था और मुझे पर्सनली लग रहा था कि जेरेमी वो जो तेल है वो चुरा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे शक हो गया कि मेरे को और मेरे बॉस को उसके बारे में पता चल गया। और अब वो इतना बेवकूफ़ तो है नहीं कि अब उसे अंदाज़ा हो चुका है कि हम उस पर नज़र रख रहे हैं तो हमारे सामने सीसीटीवी के सामने ही तेल चुराने लग जाए। इसलिए अब वो नॉर्मल बिहेव कर रहा है। सब कुछ बिल्कुल एवरेज नॉर्मल ही चल रहा था जब तक शाम के 5 नहीं बजते। 5 बजे तक सब कुछ नॉर्मल था। एंड देन फिर 5:03 पर मिसिस टेम्पल्टन, जो कि सबसे पहले आई थी, वो वापस आ जाती है। मुझे लगा कि शायद वो कुछ भूल गई होंगी, लेकिन ऐसा नहीं था। उसने फिर से वही सिगरेट का पैकेट लिया और वही न्यूज़पेपर खरीदा और फिर से एक $20 नोट से पेमेंट करा। मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर सोचा कि वो थोड़ी एब्सेंट माइंडेड है।
मुझे लगा जेरेमी को उन्हें कहना चाहिए था कि वो ऑलरेडी ये सारी चीज़ें ले चुकी हैं, लेकिन टेक्निकली ये रूल नहीं है कि अगर कोई भी इंसान एक चीज़ 2 बार ले तो उसे आप ना दें। इसलिए मिस्टर टेम्पल्टन वहाँ से लेती हैं और वो चले जाती हैं। अब इसके बाद एक और आदमी आता है जिसका नाम होता है रॉन। वो वापस आता है और वापस अपनी मोटर बाइक का टैंक फुल करवाता है। जी हाँ, अपनी बाइक का। मैं ध्यान से कैमरे में देख रहा था कि कहीं ये दूसरी बाइक तो नहीं है, क्योंकि अभी तो ये फुल करा के गया था, इतनी जल्दी थोड़ी ना ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये वही बाइक थी और ये उसी में ही फिर से जो उस बाइक का टैंक था वो फुल करवा रहा था। जिसके बाद वो वापस से वही बीफ जर्की का पैकेट लेता है और पेमेंट फिर से क्रेडिट कार्ड से करता है। मुझे लगा कोई बड़ी बात नहीं है, शायद बस एक अजीब कोइंसिडेंस होगा। मिसिस टेम्पल्टन थोड़ी भुलक्कड़ है और रॉन के पास हो सकता है कि एक से ज़्यादा हार्ले हो। लेकिन उसके बाद वो आदमी जिसने काउबॉय वाली हैट पहनी थी वो वापस आ जाता है। इस समय तक मेरी स्पाइन में एक चिलिंग सी नर्व सी उठ चुकी थी। मतलब मैं एकदम जम चुका था अपनी कुर्सी पर, और जो मैं देख रहा था वो चीज़ें सेंस नहीं बना रही थी। मैं उस काउबॉय हैट वाले आदमी को देखकर बस अपने आप से बड़बड़ाया जा रहा था कि डीजल मत लेना, डीजल मत लेना, प्लीज़ 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 डीजल मत लेना। लेकिन उसने फिर से डीजल ही लिया। उसके $40 का बिल आया और उसने $100 का नोट दिया। उसके हर एक मूव पहले जैसे ही थे, जैसे कि जाने से पहले नाक खुजाना भी, जैसे कि जाने से पहले अपनी हैट को उतारना और फिर थोड़ी सी बात करके वापस से उस हैट को पहन लेना। या तो ये आदमी बहुत अमीर है या उसके पास बहुत सारे ट्रक्स हैं और अभी अभी शहर में शिफ्ट हुआ है, या फिर कुछ बहुत ही अजीब हो रहा था। मैं देखते रहा। अगले 1 घंटे के अंदर जितने भी कस्टमर्स आए सब वही पुराने लोग वापस आ रहे थे, बिल्कुल सेम हर एक। अब तो मैं सीरियसली डर चुका था। और फिर 6:03 होते हैं। मिसिस टेम्पल्टन एक बार वापस आती है, वापस से वही सिगरेट लेती है, वापस से वही न्यूज़पेपर लेती है और फिर से $20 का नोट देकर चले जाती है। मुझे लग रहा था मैं पागल हो रहा हूँ। मैंने आधा घंटा और देखा और उसके बाद मैं फास्ट फॉरवर्ड करके सारी चीज़ें देखने लगा और हर एक सीन में वही हो रहा था। हर कस्टमर एकदम सेम टाइम पर आता, एकदम सेम चीज़ें खरीदता, हर बार एग्जैक्टली 1 घंटे के गैप पर। अब मुझे पता है तुम लोग क्या सोच रहे हो कि वही छुपे रुस्तम जेरेमी ने टेप्स के साथ कुछ गड़बड़ कर दी होगी। शायद उसने अपने पहले 1 घंटे की रिकॉर्डिंग को लूप पर लगा दिया होगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। कैश रजिस्टर के आसपास जो विंडोज थी उनको भी कैमरा कवर करता है और मैंने देखा कि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था वैसे वैसे सनलाइट धीरे धीरे कम होती जा रही थी। जेरेमी का रूटीन लूप नहीं हो रहा था। उसने झाड़ू लगाया, पोछा मारा, सामान रिस्टॉक किया और अपने सारे काम वैसे ही किए जैसे नॉर्मल दिन में करता था। लेकिन कस्टमर्स फिर भी वही रिपीट हो रहे थे और इस समय पर मैं पैनिक करने लगा था। जो भी चीज़ें मेरे आंखों के सामने थी, जो भी चीज़ें मैं देख रहा था वो नॉर्मल नहीं था। जो कुछ भी हो रहा था मेरे पास उसका कोई एक्सप्लेनेशन है ही नहीं। मैं सीधा टेप को आगे बढ़ाता हूँ और सीधा तब ले जाता हूँ जब जेरेमी लॉक करके जा रहा था। सच बताऊँ तो उसने कुछ भी नहीं चुराया था, लेकिन फिर भी मैं उसे देखे जा रहा था, सिर्फ कंफर्म करने के लिए। और फिर मैंने एक बार लास्ट बार फास्ट फॉरवर्ड किया रात के 12 बजे तक। एग्जैक्टली 12:03 पर बिना किसी वार्निंग के जेरेमी का चेहरा सडनली मेरे कैमरे के ऊपर आ गया, जैसे कि अभी वो यहाँ दूर था और एकदम अचानक से कैमरे के पास। मेरा मतलब है कि 1 सेकंड पहले पूरा स्टोर खाली था और अगले ही सेकंड जेरेमी एकदम कैमरे के अंदर घुसा पड़ा था। वो कैमरे की तरफ नहीं देख रहा था, वो डायरेक्टली मेरी तरफ देख रहा था। मुझे पूरा भरोसा है वो मुझे ही देख रहा था। मैं खुद को पीछे की तरफ धकेल देता हूँ और बहुत जोर से चिल्लाता हूँ और हाथ को रिमोट की तरफ मारने लग जाता हूँ। जब तक रिमोट मेरे हाथ में आता है तब तक वो गायब हो चुका था। एक फ्रेम में वो था और अगले फ्रेम में बिल्कुल भी नहीं। मेरे हाथ काफ़ी ज़ोर से काँप रहे थे, लेकिन मैं तुरंत दूसरी टेप डालता हूँ। दूसरे इंडोर कैमरा में कैश रजिस्टर के पीछे का एरिया दिख रहा था, तो मैं देख सकता था कि जेरेमी अपना चेहरा मेरे कैमरे के पास इतने कम टाइम में कैसे लेकर आया। मैं सीधा 12:03 पर स्किप करता हूँ, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। अगर वो किसी चेयर के ऊपर चढ़कर भी आता तब भी टेप में रिकॉर्ड होता, लेकिन वो वहाँ था ही नहीं। उसने वो स्टोर दोबारा एंटर किया ही नहीं था। जब से वो गया था ऐसा लग रहा था जैसे वो एक्चुअली वहाँ था ही नहीं। ना तो उसको कोई सिक्योरिटी कोड पता था, और जब उसने एक बार लॉक कर दिया था सारा स्टोर, उसके बाद कोई अलार्म भी नहीं बजा कि अगर वो ज़बरदस्ती अंदर घुसा होता तो अलार्म तो बजता। लेकिन एक चीज़ थी जो मैंने नोटिस करी कि 12:03 पर मोटर ऑयल शेल्फ से वैनिश हो चुके थे, मतलब कि वो गायब हो चुके थे, वो चोरी हो चुके थे, पूरा का पूरा गायब। और बिल्कुल वैसे ही जैसे जेरेमी का चेहरा गायब हुआ था। एक सेकंड पर वो हैं और अगले ही सेकंड वो वहाँ पर नहीं थे। मैंने तुरंत वो टेप बंद कर दी और बेड पर चला गया, लेकिन मुझे एक पल के लिए भी नींद नहीं आ रही थी। मेरा शरीर तो थक गया था, लेकिन मेरा दिमाग
पूरी रात भागता रहा। वो टेप मेरी जिंदगी की सबसे क्रीपी और डिस्टर्बिंग चीजें थी, इतनी डिस्टर्बिंग कि आज से पहले मैंने ऐसी कुछ भी चीज नहीं देखी थी। मुझे कुछ घंटों में काम के लिए जाना था। मेरे बॉस ने बोला था कि टेप्स वापस ले आना और बताना मैंने क्या देखा है, लेकिन सच कहूँ तो मैं क्या कहूँगा। जेरेमी आज रात नाइट शिफ्ट में काम करेगा, मेरी शिफ्ट के तुरंत बाद। प्लान ये है कि मैं और मेरे बॉस छुट्टी लेने से पहले आ जाएंगे और उसके बाद जेरेमी को पकड़कर उसे कन्फ्रंट करेंगे, क्योंकि ऑफिशियली तो मैंने ही उसे चोरी करते हुए पकड़ा है। उसी की शिफ्ट में सब कुछ गायब हुआ था। मुझे नहीं पता मैं क्या कहूँगा, क्योंकि अभी भी मैं ढंग से बॉस को सारी चीज़ें बता नहीं पाया। जो भी वो चीज़ें हो रही थी वो मैं समझा ही नहीं पाया। मन तो कर रहा है कि बॉस को वो टेप्स वापस से दिखाऊं, लेकिन मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं है कि वापस से ये सारी चीज़ें देखने की, वापस से इन सारी चीज़ों से गो थ्रू करने का मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं हो रही। जेरेमी का वो सीधा कैमरे में घूरना और वो क्रीपी स्माइल, वो तस्वीर मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रही है। किसी भी इंसान के चेहरे पर इतना अनसेटलिंग एक्सप्रेशन मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। खैर, मैं एक बार वापस से कोशिश करूँगा दोबारा ये सब सोचने की। जब तक मैं काम पर जाऊँगा मैं आकर वापस बताता हूँ, या फिर बीच बीच में बताता रहूँगा कि वहाँ क्या हो रहा है। अपडेट 2:49 PM। मैं अभी अपने फ़ोन से अपडेट कर रहा हूँ। गलतियाँ हो सकती है। मेरे बॉस ने अभी सारी टेप्स देख ली है। मैंने उन्हें पहले ही बता दिया था कि क्या देखने को मिलेगा, लेकिन सच बोलूँ तो कोई भी इस चीज़ के लिए तैयार नहीं हो सकता। वो अभी भी डर के मारे कांप रहे हैं, और मैं भी। जेरेमी को 4 बजे आना है। हमारे पास थोड़ा सा टाइम बचा है सब कुछ संभालने के लिए, लेकिन हमें समझ ही नहीं आ रहा कि उसे क्या बोले। क्या वो बस एक साइको बंदा है जो मोटर ऑयल चुराता है और लोगों को डराता है, या फिर वो कुछ और है। शायद एक पागलपन लगे, लेकिन क्या किसी को लगता है कि उसका कोई कनेक्शन हो सकता है टाइम लूप के साथ? मेरे बॉस ने कहा कि उन्हें बाकी टेप्स में ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिला है, लेकिन जिस तरीके से जेरेमी एकदम से उस टेप में सामने आ गया था, मुझे ऐसा लगता है कि उसे पता चल चुका है कि हम उस पर नज़र रख रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि वो हमें नुकसान पहुंचा सकता है। उसकी स्माइल देख के मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि वो मुझे डराना चाहता था। वो मुझे बताना चाहता था कि वो हमारे साथ क्या कर सकता है। उसके कैमरे में स्माइल करना बिल्कुल उस बच्चे जैसा था जो अपने बनाए हुए सैंड कैसल को प्राउडली दिखाता है। पता नहीं, हो सकता है मैं पागल हो गया हूँ। वैसे फील भी वैसे ही कर रहा हूँ। अब बॉस से और बात करनी है। दोनों को शांत होना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि अब आगे क्या करा जाए। मैं रात को एक बार फिर से अपडेट करूंगा, लेकिन सच बताऊं तो मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कुछ तो गलत होने वाला है। बट जो भी होगा मैं अपडेट देता रहूंगा। अपडेट 4:33 PM। जेरेमी का अब तक कोई पता नहीं। उसे कॉल करने की कोशिश करी, लेकिन उसका फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया। हम पुलिस को कॉल कर रहे हैं। अपडेट 5:33 PM। जेरेमी का अब तक कोई पता नहीं। उसे कॉल करने की कोशिश करी, लेकिन उसका फ़ोन डिस्कनेक्ट हो रहा है। हम पुलिस को कॉल कर रहे हैं। अपडेट 6:33 PM। जेरेमी का अब तक कोई पता नहीं। उसे कॉल करने की कोशिश करी, लेकिन उसका फ़ोन डिस्कनेक्ट हो रहा है। हम पुलिस को कॉल कर रहे हैं। अपडेट 7:33 PM। जेरेमी का अब तक कोई पता नहीं। उसे कॉल करने की कोशिश करी, लेकिन उसका फ़ोन डिस्कनेक्ट हो रहा है। हम पुलिस को कॉल कर रहे हैं। अपडेट 8:33 PM। जेरेमी का अब तक कोई पता नहीं। उसे कॉल करने की कोशिश करी, लेकिन उसका फ़ोन डिस्कनेक्ट हो रहा है। हम पुलिस को कॉल कर रहे हैं। अपडेट 10:58 PM। जेरेमी का अब तक कोई पता नहीं। उसे कॉल करने की कोशिश करी, लेकिन उसका फ़ोन डिस्कनेक्ट हो रहा है। हम पुलिस को कॉल कर रहे हैं। शिट। मैं अभी जस्ट घर आया हूँ और मैंने अब अपने अपडेट्स देखे। जो भी मैंने अपडेट्स दिए थे वो सब मैंने देखे, और ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। मेरे को समझ नहीं आ रहा कि ये सारी अपडेट्स मैंने कब दे दी, और वो भी सेम तरीके से। मैं बस इतना बता सकता हूँ कि मैं पहले काम पे गया, मेरे बॉस वहाँ पर आए, जेरेमी आया ही नहीं काम पर। उसके बाद मैंने और मेरे बॉस ने पुलिस को बुलाया, जैसे कि हमने डिसाइड करा था। लेकिन जैसे ही मैं फ़ोन उठाता हूँ पुलिस को कॉल करने के लिए, मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी आंखों के सामने से सूरज गायब हो रहा था। मैं मजाक नहीं कर रहा, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा था कि एकदम से मेरी आंखों के सामने से रोशनी जा रही थी। मैं एकदम ब्लैकआउट हो चुका था पूरे 5 घंटे के लिए, क्योंकि जब मुझे होश आया तो मेरी घड़ी पे 9:33 PM हो रहे थे। मुझे लगता है कि मैं जेरेमी के टाइम लूप में फंस चुका था, और मुझे तब होश आया जब मैं गायब हुआ था एग्जैक्टली 9:33 PM पर। अगर ये सब सेंस बना रही है तो। लेकिन मेरे होश आने के बाद चीज़ें और भी ज़्यादा वियर्ड होने लगी थी, क्योंकि जब मैं ब्लैकआउट हुआ था तब मेरा बॉस एकदम मेरे पास खड़ा था। ही वॉज रेडी टू टेल एवरीथिंग टू द पुलिस। लेकिन जब मैंने आंख खोली, मेरे हाथ में फ़ोन था, पर वो डेड पड़ा हुआ था। एक भी डायल टोन नहीं। मेरे बॉस अब भी वहीं था, लेकिन वो हिल ही नहीं रहा था। वो बस खड़ा था, वो मूर्ति की तरह फ्रीज हो चुका था। और जब मैं अपनी घड़ी देखता हूँ तो उसकी भी सेकंड हैंड 12 पर रुकी हुई थी। टाइम था 9:33 एग्जैक्ट। रजिस्टर वाले कंप्यूटर स्क्रीन का टाइम भी फ्रीज हो चुका था। मेरा फ़ोन भी फ्रीज था, और एक कस्टमर रजिस्टर पे खड़ा था, शायद अपने 5वें सिगरेट पैक के लिए वेट कर रहा था, लेकिन वो भी पूरी तरीके से फ्रीज था।
मतलब कि मेरे आगे पीछे हर एक चीज़ फ्रीज हो चुकी थी। समय से लेकर इंसान तक हर कुछ सिर्फ मूर्ति बना पड़ा था। मैं तुरंत वहाँ से निकल जाता हूँ। ना मैंने गैस स्टेशन लॉक किया, ना लाइट्स बंद करी, और सॉरी गाइस, मैं वो सिक्योरिटी टेप्स भी नहीं ला पाया उन्हें अपलोड करने के लिए। सच कहूँ तो उस वक्त मेरे दिमाग में उसके सोचने का भी टाइम नहीं था। गैस स्टेशन एक मेजर हाईवे पे था और रोड के दोनों साइड पर कार्स लगी हुई थी, लेकिन वो सब फ्रोज़न थी, जैसे जैसे टाइम वहीं पर रुक चुका था। गाड़ी के अंदर लोग थे, पर सब मूर्तियों की तरह बिल्कुल स्टिल बैठे हुए थे। मैं तुरंत जाके अपनी गाड़ी में बैठता हूँ और बस दिल से दुआ करता हूँ कि मेरी गाड़ी स्टार्ट हो जाए, और थैंक गॉड कि मेरी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। और जब मैं आधे रास्ते तक पहुंचा तब जाके टाइम फिर से शुरू हुआ। रेडियो पे स्टैटिक आवाज़ थी जो अचानक से म्यूजिक में बदल गई, जैसे जैसे कि नॉर्मली होती है। और जब रेडियो होस्ट के सॉन्ग्स के बीच में बोलने की आवाज़ सुनी तो मुझे लगा कि किसी ने भी जब ये टाइम फ्रीज हुआ था तो उसको नोटिस नहीं करा। मैं अकेला था जिसको ये फ्रीज टाइम के बारे में पता था, और किसी को भी नहीं। मुझे लगता है कि मेरे साथ जेरेमी ने भी ज़रूर इस बात को नोटिस करा होगा, लेकिन अभी मुझे उसका कुछ भी पता नहीं है। वो कहाँ पर है, क्या कर रहा है, कुछ पता नहीं। मैं इस समय अपने रूम पर छुपा हुआ हूँ और सुबह पुलिस को वापस से कॉल करूँगा। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरी उनसे पहले बात हुई थी या नहीं, या फिर अगर बात हुई भी थी तो उन्होंने मेरी बात को सीरियसली लिया या फिर नहीं। सच बताऊं तो मुझे लिटरली अपनी जान का डर लग रहा है। कल आपको वापस अपडेट दूंगा अगर जिंदा रहा तो। फाइनल अपडेट 10:33 AM। कल रात फाइनली 4 बजे के आसपास मेरी आंख लग गई। पता नहीं कैसे सो गया, शायद थकान ने मुझे हरा दिया था। आज सुबह मेरी आंख फ़ोन की रिंग से खुली। फ़ोन बॉस का था। वो रात से लगातार 6 बजे से मुझे कॉल कर रहे थे। जब रात को टाइम वापस नॉर्मल हुआ तो उनकी नींद खुल गई और उन्होंने तुरंत पुलिस को कॉल करा। पुलिस आई भी देखने के लिए कि आखिर क्या दिक्कत है, और बॉस ने उन्हें सब कुछ बता दिया। यहाँ की पुलिस छोटे टाउन वाली है, ज़्यादातर छोटे मोटे चीज़ों पर ध्यान देती है। उनको ज़्यादा कंसर्न तो मोटर ऑयल के मिसिंग होने का था, लेकिन बॉस ने सोचा कि जब उनका ध्यान हमारी तरफ आ ही चुका है, उनकी अटेंशन हमें मिल रही है, तो क्यों ना जेरेमी के बारे में भी सब कुछ बता दिया जाए। हमारे पास सब एम्प्लॉयज़ की एप्लीकेशंस फाइल में होती हैं, और क्योंकि जेरेमी अभी अभी नया नया हायर हुआ था, उसका फॉर्म इजीली मिल जाता है। पुलिस ने उस एड्रेस को चेक किया जो कि उसके फॉर्म में लिखा हुआ था, और फिर उसके घर चले गए। लेकिन वहां जाकर हमें जो मिला उस पर आप लोग यकीन ही नहीं करोगे। जेरेमी ने जो एड्रेस फॉर्म में दिया था वो एक खाली ज़मीन थी। ये शायद अब खाली है। पहले वहां पर एक घर हुआ करता था, लेकिन वो 1993 में जलकर खत्म हो चुका था। छोटी जगह होने से लगभग सारे लोगों को उस आग का इंसिडेंट याद था। वहां पर पहले 4 लोगों का परिवार रहा करता था। ऐसा सुना गया है कि उनका एक बेटा था जिसे उन्होंने कभी भी ओपनली एक्सेप्ट नहीं करा था, और उसके बारे में वो परिवार ज़्यादा बात भी नहीं करता था। पर ये सब सिर्फ र्यूमर्स थे। सच क्या था किसी को नहीं पता। लेकिन जो सच है वो ये है कि इंश्योरेंस इन्वेस्टिगेशन होने के बाद पता चला था कि उस घर में जो आग लगी थी वो जानबूझकर किसी आदमी ने खुद ही लगाई थी। पूरे घर में ऑयल छिड़का गया था और उसके बाद उस पूरे घर में आग लगा दी गई थी। और जब ये सब हुआ था तो पूरी फैमिली उस घर के अंदर सो रही थी। एक भी बंदा बच नहीं पाया, सब जल के राख हो गए थे। वो आदमी कभी भी पकड़ा नहीं गया जिसने भी ये सब करा था। ऐसा सुना गया था कि जब पुलिस ने उस फैमिली के अलग हो चुके बेटे से कांटेक्ट करने की कोशिश करी, जिस बेटे को वो लोग अपना नहीं रहे थे, तो उस बेटे का कोई भी सामने से आंसर नहीं मिला, और धीरे धीरे इस पूरी कहानी को भुला दिया गया। खैर, मेरे बॉस ने ये सारी कहानी मुझे फ़ोन कॉल पर बताई, और मैं जब ये सुन रहा था तो मैं बहुत ज़्यादा डर चुका था। बाद में मेरे बॉस बोलते हैं कि तुम्हें गैस स्टेशन आना चाहिए, और मैं उनसे बोलता हूँ कि आप पागल हो चुके हो क्या, मुझे वापस वहाँ क्यों बुला रहे हो, आपको पता नहीं मेरे साथ क्या क्या हुआ है। लेकिन वो अश्योर करते हैं कि वहाँ पर पुलिस भी साथ है तो कुछ भी नहीं होगा। जिसके बाद बॉस मुझे एक और बड़ी खबर सुनाते हैं कि FBI हमारे टाउन में आ चुकी है और वो मेरे साथ इन्वेस्टिगेट करना चाहती है। तो बेटर है कि मैं खुद ही स्टेशन आ जाऊँ। सच बताऊं तो मैं बुरी तरीके से डर चुका था, लेकिन मेरे को कोऑपरेटिव होना पड़ेगा अगर जेरेमी को रोकना है और एक ऐसी चीज़ पे लोगों को बिलीव करवाना है जिस पे कोई भी बिलीव नहीं करेगा। मुझे पता है आप लोग भी नहीं कर रहे होंगे, लेकिन क्या करूं, मुझे बिलीव करवाना पड़ेगा। मैं जल्दी से तैयार होता हूँ और निकल पड़ता हूँ गैस स्टेशन की तरफ। वहाँ पर मुझे 4 आदमी मिलते हैं जो सूट पहने हुए थे FBI के। उन्होंने मुझे बोला कि मैं बैठ जाऊँ। हमने पूरा मैटर 2-3 बार रिपीट किया ताकि वो सब डिटेल्स क्लियरली नोट कर सकें। मैंने उन्हें जेरेमी के बारे में बताया, सिक्योरिटी फुटेजेस के बारे में बताया, और कल रात की पूरी शिफ्ट के बारे में बताया, सब कुछ। और आखिर में जब सब कुछ ये इन्वेस्टिगेशन सब कुछ खत्म हुआ तो उनमें से एक एजेंट बोलता है कि शिट, हमें एक और मिल गया। उसके बाद वो लोग मुझसे काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स में साइन करवाते हैं जिसमें लिखा गया था कि मैं इस इंसिडेंट के बारे में किसी को भी कोई भी जानकारी नहीं दूंगा, नहीं बताऊंगा किसी को भी। और शायद इसी वजह से मैं आपको आगे की चीज़ें नहीं बता सकता। शायद जो मैंने अभी तक बताया वो भी इलीगल है। मेरे को शायद आप सबसे ये सब शेयर करना ही नहीं चाहिए था। अभी समय मैं अपने घर पर हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। और जब मैंने पूरी कहानी उस एजेंट को बताई थी, उसके मुंह से जो शब्द निकले थे वो शब्द
शायद ही जिंदगी में मैं कभी भुला पाऊंगा। खैर, अब मुझे निकलना पड़ेगा, आज कुछ काम निपटाने हैं और उसके बाद मुझे गैस स्टेशन भी जाना है कुछ टेप्स लेने, क्योंकि मैं और मेरे बॉस सोच रहे हैं कि वो जो नया लड़का है ना, जेरीमी, वो काफ़ी क्रीपी है और शायद वो मोटर ऑयल भी चुरा रहा है। और मुझे आज सिक्योरिटी फुटेजेस देखनी है ताकि मैं उसे पकड़ सकूं अगर वो ये सब कर रहा है तो। मेरे पास और भी बहुत सारे काम है, लेकिन जो मेरे बॉस है वो मुझे अंडर द टेबल पैसे दे रहे हैं ये सब करने के लिए, और मैं वैकेशन के लिए पैसे जोड़ रहा हूँ, तो मेरे लिए ये पैसे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आएंगे। वैसे भी ये काम ज़्यादा मुश्किल होना नहीं चाहिए क्योंकि ऑयल हमेशा उसकी शिफ्ट के बाद ही गायब होते हैं। मुझे लगता है मैं सिर्फ टेप्स देखूंगा, उसे चोरी करता हुआ पकड़ूंगा और बात जल्दी खत्म हो जाएगी।